तक मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया था। अब फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया था, फेरेडेज लॉ कर लिया था। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए फेरेडेज लॉ के ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil is, भाई एक कॉइल है, उस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है 3t² प्लस 2t प्लस 1। तो अगर आपने कोई कॉइल ले ली, उस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 3t² प्लस 2t प्लस 1। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, induced EMF in 0 to 2 seconds. Second, induced EMF at 2 seconds. तो 0 से 2 इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए और एट 2 सेकेंड पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो ऐसे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है 0 से 2 सेकेंड्स, एट 2 सेकेंड्स। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ 0 से 2 सेकेंड्स, 0 से 2 सेकेंड्स मीन्स आपसे एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करवा रहा हूँ। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ एट 2 सेकेंड्स, एट 2 सेकेंड्स मीन्स आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग, एवरेज जो ईएमएफ था दैट्स माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम इंटरवल, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज φ2 minus φ1 divided by time interval which is t2 minus t. It's φ2 minus φ1 by t2 minus t. t1 जो है वो आपका 0 सेकेंड है, φ1 जो होगा दैट 3 into 0² plus 2 into 0 plus 1. So φ1 is 1 level. यहाँ जो t2 है दैट्स 2 सेकेंड्स, φ2 जो होगा दैट्स 3 into 2² प्लस 2 into 2 प्लस 1। सो यहाँ φ2 बनकर आ गया 412 और 416 और 170, इट्स 17। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ 17 minus 1 by 2 minus 0, that's 16 by 2, it's minus of 8, minus of 8। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको इंटरवल नहीं दिया, सेकेंड पार्ट में आपको इंस्टेंट दिया, तो आपसे कह रहा है एट 2 सेकेंड्स। तो जरा बताओगे अगर इंस्टेंट दिया हुआ है तो आप कौन से रिलेशन यूज करेंगे, यही रिलेशन होगा या डिफरेंशिएशन यूज करना होगा? अगर वो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स कह रहा है एट, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस कह रहा है आपसे। सो जब आप इंस्टेंटेनियस अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ, अगर आप इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करें तो इंस्टेंटेनियस इज माइनस ऑफ d5 ओवर dt। बस इसे डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद t इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें। सो e होगा माइनस ऑफ d ओवर dt ऑफ इट्स 3t² प्लस 2t प्लस 1। सो ईएमएफ आ गया -3 इज कांस्टेंट, t² का डेरिवेटिव इज 2t प्लस 2 इज कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव इज 1, 1 का डेरिवेटिव इज 0। सो माइनस तो बाहर है, तो ये आ गया माइनस ऑफ 6t प्लस 2। आपको किस इंस्टेंट पर चाहिए? आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ t 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। So EMF is minus of 6 into 2 plus 2. So EMF is minus of 14. That's minus 8 volt. ये minus 14 volt.
वेरी गुड, अयान का सही आ रहा था। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर से रब करेंगे। चलिए इतना लिखिए, फिर इसको रब कर दो। भाई इतना लिख लीजिए सब, तो मुझे बताइए इसको रब कर दो। निदा, रब करें इसे। निशान समझ में आया? तूबा, माज, निशान हो गया? रब कर रहा हूँ। एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं फेरेडेज लॉ पर। ये कुछ एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है सारी प्रॉब्लम्स में। और इंड्यूस्ड ईएमएफ वही होगा माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा। तो थोड़े थोड़े से चेंजेस कराता रहेगा। जैसे एक ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 centimeter and resistance 0.7 ohm is placed vertically in east-west plane. In east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in northeast direction. In northeast direction. Magnetic field decreased to zero. Magnetic field decreased to zero in 0.7 seconds. Calculate induced EMF and current. तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है, इंड्यूस करंट भी कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, वरना ये बड़ी बुरी आदत हो जाती है कई लोगों को कि क्वेश्चन पढ़ने की ही आदत नहीं होती, तो आगे कहाँ कुछ जाए। अब देखिए, आपको स्क्वायर लूप दी हुई है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस हैं। ये ईस्ट वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ साउथ हो गया। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। अब आपकी जो कॉइल रखी हुई है ना, वो वर्टिकली रखी है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। दैट मीन्स ये कॉइल ऐसे रखी हुई है।
ऐसे रखिए, ईस्ट वेस्ट के वर्टिकल प्लेन में परपेंडिकुलर। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती तो ऐसे रखी हुई, वीडियो में देखिएगा, अगर वो कहता हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कहता कॉइल ऐसे रखिए, वर्टिकल प्लेन में ऐसे रखिए। आपकी कॉपी है ना, उस पर ऐसे रख दो, ऐसे हाथ रख दो, ये आपकी कॉइल है, ऐसे रख दो ईस्ट ईस्ट वेस्ट। अगर वो कहता हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ऐसे हाथ रख दो। तो ये जो कॉइल है आपकी, ये कॉइल ऐसे रखी हुई। अच्छा, अब अगर कॉइल ऐसे रखी है तो मुझे बता सकते हो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर कॉइल आपने ऐसे रख दी तो आप बता सकते हैं एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा? और कॉइल को ऐसे रख दिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर जाएगा अपवर्ड्स डायरेक्शन, नॉर्थ के लॉन्ग एरिया वेक्टर जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं इस एरिया वेक्टर को यहां ऐसे ड्रॉ करूं, ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनका। देखिए मैग्नेटिक फील्ड उसने आपको दी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये, हाँ शाइन अभी आता हूं मैं इस डिस्कशन पर। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड। देखिए शाहीन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शाहीन कह रही है डाउनवर्ड्स भी तो हो सकता है, परपेंडिकुलर तो डाउनवर्ड्स भी होगा। लेकिन शाहीन अगर आप डाउनवर्ड्स ले लो, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 90 + 45, फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो अगर हमारे पास चॉइस हो जिसमें फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम यूजुअली वो प्रिफर करते हैं जिसमें फ्लक्स पॉजिटिव आता है। नेगेटिव नेगेटिव फ्लक्स इशू करेगा, नेगेटिव फ्लक्स को फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फ्लक्स -3, तो उस माइनस साइन का मैं कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं डाल सकता प्लेन सरफेस के। तो इसीलिए अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन हम डाउनवर्ड्स नहीं लेते क्योंकि एंगल का फ्लक्स नेगेटिव। सो एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा फाई बी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। वैल्यूज रख दीजिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 0.1 टेस्ला, 0.1। एरिया कितना है? साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप एरिया निकाल के रख सकते हो भाई, स्क्वायर है, साइड स्क्वायर हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.01। एंगल बिट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज 45 डिग्री, cos 45। सो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया 10⁻³ cos 45 इज 1/√2 का। सो मैग्नेटिक फ्लक्स है 10⁻³ का। तो देखिए ये फ्लक्स तो इनिशियल है, फाइनली बताओगे मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िए जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिख जाएगा फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। हाँ, 2 लोग पढ़ पाए, बाकी लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही। पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखकर मत आंसर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़वाना है आपको। हाँ जी। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, दैट मींस फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो। और कितने टाइम इंटरवल में जीरो हो रहा है? 0.76।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई का क्या मतलब है? चेंज इन फ्लक्स, दैट मीन्स फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स है 0, इनिशियल फ्लक्स है 10 रेज टू द पावर -3/√2, टाइम इंटरवल जो हो जाएगा दैट टाइम इंटरवल इज 0.7। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 10 रेज टू द पावर -3/√2 इंटू 0.7। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद वो आपसे कह रहा है करंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर रेजिस्टेंस दिया है तो करंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। सो दिस इज 10 रेज टू द पावर -3 by√2 into 0.7 divided by 0.7। So induced current आ गया 10 raised to the power -3 by√2 into 0.49। सो ये इंड्यूस करंट होगा जो इस कॉइल में से फ्लो कर रहा है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर एक न्यूमेरिकल और है। अच्छा, सवालिया देखिए, ये इंड्यूस ईएमएफ तो आ गया 10 रेज टू द पावर -3/√2 इंटू 0.7। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद इंड्यूस करंट कैलकुलेट करना। सो करंट इज सिंपली ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। आप लिखते हैं ना, करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। सो ईएमएफ इज बेसिकली वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये एज इट इज ईएमएफ रख दिया और रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.7। देखिए यहाँ 0.7 दिया हुआ है, 0.7 से डिवाइड कर दिया, 0.7 इंटू 0.7 0.49 हो गया। हाँ सवाल है, अब हुआ कुछ? इतना हो जाए मुझे बताइए, इसे रब करते हैं नेक्स्ट मेरे को। कोई डाउट है और किसी का तो बताइए। निशान, अयान, अगर नॉर्थ वेस्ट होता दैट मीन्स यहां होती मैग्नेटिक फील्ड, तब भी एंगल 45 होता। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट को बाइसेक्ट करता, तब भी एंगल 45 डिग्री होता, रिजल्ट सेम आता। अगर नॉर्थ वेस्ट होता सेम रिजल्ट मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको रब कर दूं मैं, निशान? एक आखिरी न्यूमेरिकल है जो आप ट्राई करेंगे, मैं उसे सॉल्व नहीं करूंगा। So given a coil with an average diameter of
0.02 meter is placed perpendicular to magnetic field of 100 Tesla. If induced EMF is 11 volt, when magnetic field is changed to 200 Tesla in 4 seconds, what is number of turns in coil? चलिए, आप हिंट ये यूज कर सकते हैं कि जो इनिशियल फ्लक्स होगा वो n phi 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं n b1 इंटू ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। फाइनल फ्लक्स होगा n phi 2, फ्लक्स को लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एंगल 0 डिग्री है, ऐसे दिया हुआ है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल परपेंडिकुलर रखिए, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है बट एरिया वेक्टर पैरेलल होगा, तो एंगल इज 0। मुझे एन कैलकुलेट कर कर बताइए आपका एन क्या है। जो भी आंसर आ रहा है उसे रिपोर्ट कीजिए, इसकी टेंशन मत लीजिए, सही होगा गलत होगा, दो न्यूमेरिकल से कुछ तो सीखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं समझ में आया। तो ये एक शाहीन का आंसर आया है बस।
चलिए कुछ आंसर्स आए, चेक करते हैं जरा कैलकुलेशन से। सो देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल फ्लक्स को आप लिख सकते हो एन बी टू इंटू ए, इनिशियल फ्लक्स को आप लिख सकते हैं एन बी वन इंटू ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच इज डेल्टा टी। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें आप एन कॉमन ले लीजिए, एरिया कॉमन ले लीजिए, जिससे बच जाएगा बी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सर्कुलर कॉइल दी हुई है, दैट मीन्स एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, इट्स बी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज 11 माइनस एन पाई आ गया, एवरेज रेडियस गिवन है 0.02, डायमीटर दिया है, देखिए डायमीटर दिया है, डायमीटर 0.02, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ विच इज 0.01 माइनस एन पाई 0.01 स्क्वायर बी टू माइनस बी वन। बी वन बी टू की वैल्यू देखिए, पहले 100 था, बाद में 200 हो गया, बी टू 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इट्स 4, तो ये 11 आ गया माइनस एन पाई, तो ये 0.01 है ना, इसे आप लिख दीजिए 10 रेज टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर, ये 100 हो गया डिवाइडेड बाय 4, सो आ गया माइनस एन पाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू 100/4। सो ये फाइनली आ गया आपका 11 इज माइनस ऑफ एन पाई 10 रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय। सो यहां से n आ गया, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 बाय पाई विद अ नेगेटिव साइन इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस। तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं होगा, 44 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 बाय पाई, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है 4400 बाय पाई। तो देखिए शिवा का एग्जैक्ट आ रहा है, खुशी का सही आ रहा है, नवेद का सही है, फायका ने, अरमान ने, शाहीन का भी ठीक था, हाँ नायला का भी ठीक है, सुहेल ने गड़बड़ करी हुई है। चलिए इसमें बताइए मुझे, अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है आपको कहीं। सब लिख चुके हैं, जिशान, निदा, हबीब, रब करूँ इसे, अरमान, आयशा, लिखिए लिखिए इतना लिखिए। जिशान जब आप इतना लिख लें तो बताइएगा इसे रब करते हैं।
निशान हो गया, रब कर दूं? निशान, देखिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स लेंस लॉ। बट लेंस लॉ समझने के लिए, लेंस लॉ के क्वेश्चंस करने के लिए चैप्टर नंबर 4 में हमने जितने भी डायरेक्शन के रूल्स यूज किए थे वो सारे डायरेक्शन के रूल्स आपको आने चाहिए। तो मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 का, 5-10 मिनट इसमें जाएंगे, लेकिन इन टॉपिक्स के बिना आप लेंस लॉ के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। सो पहला है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर। सो स्ट्रेट वायर के लिए जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते थे तो राइट हैंड थंब रूल कहता था कि फिंगर रखो करंट की डायरेक्शन में, पूरा लिख देते हैं। तो ये कहता है प्लेस योर फिंगर अलोंग करंट, करंट के अलोंग फिंगर रखो और कर्ल कर दो इसे टूवर्ड्स पॉइंट। इसे पॉइंट की तरफ कर्ल कर दीजिए। फिंगर रखिए करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की तरफ कर्ल कीजिए। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेट वायर दे रहा हूँ, देख लीजिए जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 4 नहीं किया है मैं पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ, 5 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम। मान लीजिए वायर है, इससे करंट पास हो रहा है। जब भी वायर से करंट पास होता है तो वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। रूल मेरे साथ अप्लाई कीजिएगा। करंट ऊपर जा रहा है, आप अपनी फिंगर ऊपर रखिए करंट के साथ और टी की तरफ कर्ल कर दीजिए। राइट हैंड लीजिए, फिंगर ऊपर रखिए और टी की तरफ कर्ल कर दीजिए। क्या लग रहा है, थंब कहाँ जा रहा है आप लोगों का? करंट के अलॉन्ग रखा और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब कहाँ जा रहा है? थंब इनवर्ड्स जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में इनवर्ड्स है। बिना इन डायरेक्शंस के आप लेंस लॉ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट लेंस लॉ छोड़ो, पूरा ईएमआई छूट जाएगा। अब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रूल्स आने चाहिए। ये पहला रूल है जो चैप्टर नंबर 4 में किया था, इसे मैं यूज करूंगा। दूसरा रूल है राइट हैंड थंब रूल फॉर अ कर्व्ड वायर। दूसरा था राइट हैंड थंब रूल। अगर कोई ऐसा है जो नहीं भी था क्लास में उसको भी ये हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर वायर। और एक सर्कुलर वायर है उसके लिए भी आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। ये आपने सर्कुलर वायर ले ली, इस सर्कुलर वायर से करंट पास हो रहा है। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो ये सिर्फ इतना कहता है राइट हैंड थंब रूल, कर्ल योर फिंगर अलोंग करंट। जैसे करंट जा रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दीजिए। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे करंट कर्ल हो रहा है जा रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दीजिए। जो आपका थंब होगा वो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। सो बताओगे यहाँ थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? चलिए गुड, यहाँ भी जो थंब है वो इनवर्ट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी इनवर्ट। और अगर मैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज ले लेता
अगर इसी चीज को मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज फिंगर कर्ल करोगे तो थंब बाहर जा रहा होगा। निशान ढंग से देखना, इसके बिना सब बिगड़ जाएगा। बहुत आसान कहानी है ये। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर दो, थंब बाहर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। थर्ड देखिए, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर वायर के बाद नेक्स्ट है हम मैग्नेटिक मूवमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने। जब हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था तो आपको ये कराया था कि अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, एक फेस है, इसमें आपको दिख रहा है करंट क्लॉकवाइज है, तो कुछ याद है ये फेस कैसे बिहेव करता है, लाइक साउथ पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर वायर में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट में कराया था, सिर्फ एक नायला को याद है। करंट बिहेव यहाँ पर, ये फेस बिहेव करेगा लाइक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो ये बिहेव करने लगता है नॉर्थ पोल। तो इतना याद होना चाहिए कि अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है दैट मीन्स ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एक नई चीज हम और यूज करेंगे। देखिए, अब तक आपको करंट का डायरेक्शन देता था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते थे। अब हमें करंट का डायरेक्शन चाहिए। टू गेट डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ थोड़ा सा ना उल्टा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, वहां से आप करंट डिसाइड करोगे। देखिए, इसका मतलब ये, जैसे इस कॉइल में आपको बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, आपको डिसाइड करना होगा कि करंट क्लॉकवाइज है। यहाँ बता देगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, बाहर है, आपको डिसाइड करना होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हम करते हैं, तरीका है प्लेस योर थंब ऑफ राइट हैंड अपने राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दीजिए, अलोंग मैग्नेटिक। कर्वेचर और फिंगर आपको करंट का डायरेक्शन दे। कर्वेचर ऑफ फिंगर will give direction of current. ये डायरेक्शन के चार रूल्स हैं। ये चारों के चारों रूल्स हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ये चारों आने चाहिए आपको आगे के टॉपिक्स के लिए। इतना लिखिए इसे। कहीं कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बताइए, फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आना चाहिए आपको, इसके बिना आप आगे नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। और खुर्रम रेगुलर आया करो। तुम आते हो कुछ दिन, बड़ा खुश हो जाता हूँ कि कर रहा है ये, फिर गायब हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। एक दिन 20 घंटे भी पढ़ लो वो काम नहीं आता। रोज 20-20 मिनट पढ़ेंगे वो ज्यादा काम की चीज, एक दिन से नहीं होती काम। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे थे? 4th पॉइंट नहीं हुआ। देखिए जीशान, अगर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दे, जैसे यही एग्जाम्पल देखो, यहाँ वो आपसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड से करंट बताइए। तो आप राइट हैंड लीजिए,
थंब लीजिए, ये वाला एग्जांपल करा रहा हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, थंब इनवर्ड्स रख दीजिए, करके देखो निशान, कर्वेचर फिंगर तुम्हारी कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज हो, थंब लो अपना और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो, जैसे भी तुम्हारी फिंगर जाएंगी वो करंट का डायरेक्शन, तुम्हारी फिंगर क्लॉकवाइज जा रही है तो करंट क्लॉकवाइज है, तुम्हारी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब हुआ निशान, इसे रब कर दूं, सब लिख चुके हैं, निशान हो गया, रब करूं इसे, रेहान, खुर्रम, निशान, फिर मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए लेंस लॉ, ये सारे रूल्स हमने लेंस लॉ के लिए किए। लेंस लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो अपने कॉज का अपोज करे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट induced current is such that it opposes its cause. It opposes its cause. तो लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो अपने कॉज का अपोज करे, दैट इज चेंज इन फ्लक्स, अपने कॉज का अपोज करे, दैट मींस चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे, ये लेंस लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि इफ फ्लक्स इंक्रीजेस, भाई तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और करंट को फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करना है, तो करंट क्या कोशिश करेगा, फ्लक्स और बढ़ा देगा या कम करेगा। दोबारा सुन लो, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करंट को फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करना है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या कराएगा, फ्लक्स इंक्रीज कराएगा डिक्रीज कराएगा, बस यही जो आपका लॉजिक है, यही लेंस लॉ है, करंट विल ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स। तो करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स डिक्रीज हो जाए एंड वाइस वर्सा, मींस अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट उसे इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, ये लेंस लॉ। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप लेंस लॉ वायलेट करते हैं तो आपके सिस्टम में एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो लेंस लॉ ही एनर्जी कंजर्वेशन है। तो लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस with law of conservation of energy, law of conservation of energy। जो लेंस लॉ होगा वो लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर लेंस लॉ फॉलो करें तो एनर्जी कंजर्व होगी, अगर आप लेंस लॉ वायलेट करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। तो लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लेंस लॉ होता क्या है, ये है ना माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी, इसमें ये जो नेगेटिव साइन आया था, दिस नेगेटिव साइन इज लेंस, इतना लिखिए, फिर देखते हैं लेंस लॉ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लेंस लॉ सिर्फ इतनी सी चीज है कि करंट अपने कॉज का अपोज करेगा और इस ऑपोजिशन की वजह से एनर्जी कंजर्व होगी। अब ऑपोजिशन एनर्जी कैसे कंजर्व कर रहा है वो आपको कुछ क्वेश्चंस में दिख जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो।
चलिए, नहीं शिवा, नेगेटिव साइन ऑपोजिशन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ऑपोजिशन शो कर रहा है। ये बता रहा है कि फ्लक्स नेगेटिव होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव, ऑपोजिशन। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हें कुछ टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे टाइप 1 है, टाइप 1 में हम यूजुअली उन क्वेश्चंस को लेते हैं जिसमें कॉइल गिवन होगी और मैग्नेट दी। तो टाइप 1 में वो क्वेश्चंस लेते हैं इसमें कॉइल और मैग्नेट दी होगी। तो देखो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन, भाई ये मैग्नेट है और ये कॉइल रखी हुई है। ये कॉइल रखी हुई है और आपने इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराना शुरू किया। अब मुझे बताइए, अगर ये मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल जाएगी तो कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाए। कॉइल ऐसे रखी हुई है, देखिए कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल ऐसे रखी है आपकी कॉपी पर, वाईजेड प्लेन के अलॉन्ग है, ऐसे रखी हुई। सो अभी यहाँ पर जैसे ही आप मैग्नेट को मूव कराओगे तो कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब वो आपसे कहता है डिसाइड करो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, एक मिनट रुको, मैं एक पेपर लेकर आऊँ तब मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये एक शीट दे रहा हूँ, ये मैंने कॉइल दे दी और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, करंट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? आप लोगों को करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, आप लोगों को क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। अगर आप मेरे एंड से आके देखोगे ना, अगर मैं यहां से इस कॉइल को देख रहा हूं तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये इश्यूज हमेशा रहेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ डायरेक्शन क्या है, आपने कहा क्लॉकवाइज, भाई आपके लिए होगा क्लॉकवाइज, लेकिन मैं अगर यहां से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। सो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंसर लिखते हैं तो ये मैटर कर जाता है कि ऑब्जर्वर कहाँ था। भाई अगर मैं कहूँ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो गलत हो जाएगा, क्लॉकवाइज तो आपके लिए, मेरे लिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर। तो वो काम कुछ ऐसे करते हैं कि जहां मैग्नेट रखी है वहीं मैग्नेट के साथ आपने आई लगा, जहां मैग्नेट है वहीं मैग्नेट के साथ आपने आई कनेक्ट कर, ये आई लगी हुई है। यहाँ ऑब्जर्वर है आपका लेफ्ट में, लेफ्ट वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में देखना है, और कॉइल ऐसे रखी है। तो ये है सिस्टम, ये कॉइल है, यहाँ से मैग्नेट आ रही है, मैग्नेट को लेकर आ रही है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ हम कॉज ढूंढते हैं, यहाँ कॉज है नॉर्थ पोल का अप्रोच करना। यहाँ फ्लक्स में चेंज होने का जो कॉज है, दैट कॉज इज अप्रोचिंग नॉर्थ पोल। यहाँ कॉज अप्रोचिंग नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, दैट अप्रोचिंग नॉर्थ पोल इज कॉज। अब ये क्या करेगा, अपोज करेगा अप्रोच को, कॉज को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा, इसे रिसीडिंग, इसे नॉर्थ पोल को रिपेल करना है, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है। लेंस लॉ कहता है करंट अपने कॉज का अपोज करेगा, मींस नॉर्थ पोल के अप्रोच करने का अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल के अप्रोच करने का अपोज कैसे कर सकता है, नॉर्थ को रिपेल करा। तो अपोज ये होगा
कॉइल विल रिपेल नॉर्थ। जो कॉइल होगी आपकी, वो कॉइल नॉर्थ को रिपेल करेगी। अब बताइए मुझे, अगर कॉइल नॉर्थ को रिपेल करे तो ये वाला फेस कैसा होना चाहिए मैग्नेट की तरफ, नॉर्थ या साउथ? कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। नॉर्थ को रिपेल करने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, साउथ होना चाहिए? चलो बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं कर रहा, सब सब सही है बिल्कुल। अभी बिल्कुल रिपेल करने के लिए नॉर्थ होगा। नॉर्थ का क्या मतलब है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसा होगा? नॉर्थ तो बिल्कुल सही है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, फाइका का क्वेश्चन है रिपेल क्यों करेगा? क्योंकि फाइका इंड्यूस करंट लेंस लॉ को फॉलो करता है। लेंस लॉ कहता है इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। तो यहाँ कॉज क्या है, नॉर्थ पोल का अप्रोच करना। कॉज है ना जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, नॉर्थ पोल के अप्रोच करने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो नॉर्थ पोल के अप्रोच करने का अपोज कर देगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करा देगा। तो कॉइल नॉर्थ को रिपेल कराएगी। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? दैट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड है, अच्छा नॉर्थ कहां से है एंटी क्लॉकवाइज? तो इस ऑब्जर्वर के लिए, लेट्स से आई कॉल दिस एज ऑब्जर्वर 1। अगर ये ऑब्जर्वर 2 हो, इसके लिए करंट कैसा होगा, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इसका मतलब है कि ये ऐसे रखा हुआ है, एक यहां से देख रहा है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां से कोई देखेगा, हाँ, ऑब्जर्वर 2 के लिए क्लॉकवाइज देखेगा। तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज with respect to observer O1। एक और देखिए, नॉर्थ दूर जा रहा है। अब बताइएगा मुझे डायरेक्शन क्या होगा। पहले इसे लिखिए, इसको लिखिए, फिर इसे करिए। फर्स्ट वाला लिख लीजिए, फिर इसे करिएगा, रब करेंगे। कई लोगों के आंसर्स आ गए। सो देखिए निशांत, सिर्फ कॉज नहीं देखना, तुम्हें देखना है नॉर्थ अप्रोच कर रहा है या दूर जा रहा है, ऐसे देखना। नॉर्थ इस मैग्नेट, इस कॉइल को अप्रोच कर रहा है या दूर जा रहा है? तो नॉर्थ दूर जा रहा है ना, रिसीडिंग नॉर्थ।
नॉर्थ इस कॉइल से दूर जा रहा है, तो नॉर्थ के दूर जाने का ऑपोजिशन कैसे मिलेगा? ऑपोजिशन कैसे मिलेगा? कॉइल विल अट्रैक्ट नॉर्थ। कॉइल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगी। नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? साउथ। नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? साउथ पोल चाहिए। तो यहां पर मैग्नेट का साउथ पोल आ जाएगा। नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए साउथ हो जाएगा। साउथ मींस करंट विल बी क्लॉकवाइज इस ऑब्जर्वर के लिए। यहां वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए एक और करिएगा, बस एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप पर, फिर दूसरा टाइप करेंगे। कि अगर मैं आपको कॉइल ऐसे देता हूं, दो कॉइल दे रहा हूं, एक ये है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ और ये साउथ। ये मैग्नेट ऐसे जा रही है, ये कॉइल 1 और कॉइल 2। दोनों के लिए बताइएगा, कॉमा लगाकर बताइएगा कि फर्स्ट में क्लॉक है, सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज है, या पहले में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। क्या है वो कॉमा लगाकर बता दीजिएगा। करिए, सॉल्व करिए, आसान सा है, टफ नहीं है। ठीक है, नायला, स्वालिहा और शाहीन का दोनों क्लॉकवाइज आ रहा है। अबेद आया, अयान, शीबा का मिला, ओके, खुशी का भी आ गया, फायका, खुरम, हुमा, अरमान, ठीक है, ठीक है। दोनों का क्लॉकवाइज होगा, दोनों का क्लॉकवाइज होगा। खुरम और शाहीन का आंसर सही है, आमना का भी ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज है। देखिए मान लीजिए यहाँ आई लगी हुई, ये आई, नॉर्थ दूर जा रहा है ना, तो नॉर्थ के दूर जाने का अपोज कैसे करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट कराकर। फर्स्ट कॉइल से नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर जाने का अपोज कैसे कर सकता है? उसको अट्रैक्ट कराएगा। अट्रैक्ट कराने के लिए नॉर्थ को क्या चाहिए? साउथ पोल, तो ये क्लॉकवाइज होगा। दूसरे में साउथ अप्रोच कर रहा है, साउथ के अप्रोच करने का अपोज कैसे करेगा? साउथ को रिपेल कराकर। साउथ को रिपेल कराने के लिए भी क्या चाहिए आपको? साउथ पोल चाहिए। साउथ अप्रोच कर रहा है ना, तो साउथ को अप्रोच कराने का अपोज कैसे करेगा? साउथ को रिपेल कराकर। तो साउथ को रिपेल कराने के लिए भी क्या चाहिए? साउथ पोल चाहिए, तो ये भी साउथ हो जाएगा। तो ये ऐसे जा रहा है, ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल, दोनों में क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें भी क्लॉकवाइज और दूसरे में भी क्लॉकवाइज। भाई ये क्लियर हुआ? ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कॉम्बिनेशन आ रहे थे, क्लियर है सबका? कोई डाउट इसमें? नॉर्थ इससे दूर जा रहा है और नॉर्थ सेकंड वाले को अप्रोच कर रहा है। चलिए गुड, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अरमान थर्ड दोबारा से देखिए, अरमान मैग्नेट राइट में जा रही है, तो ऐसे देखिए कि इस कॉइल से मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। फर्स्ट कॉइल से मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कॉइल मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेगी। अपोज कैसे कर सकती है? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कराकर। नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कराने के लिए साउथ पोल चाहिए, तो ये साउथ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही साउथ पोल इस कॉइल को अप्रोच कर रहा है। साउथ पोल जब कॉइल को अप्रोच करेगा, तो कॉइल साउथ पोल के अप्रोच करने को अपोज करेगा।
पोजीशन के लिए क्या चाहिए, फिर से साउथ चाहिए, तो दोनों में साउथ, दोनों में क्लॉकवाइज। अरमान अब आया या अभी कोई डाउट है? दैट्स टाइप। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप टू। टाइप टू में कॉइल देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा। कॉइल देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा। मान लीजिए ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये कॉइल ले ली। आप इस कॉइल को कुछ ऐसे मूव करा रहे, इसे कॉइल वन कह देते हैं। तो दिख रहा है आपको कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। मींस कॉइल का देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इतना एरिया था, अब जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे बताओगे कॉइल वन के लिए फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है, तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, कॉइल से लिंक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कॉइल से लिंक अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की? इंड्यूस करंट कोशिश करेगा, इंड्यूस करंट विल ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स, राइट? देखो इंड्यूस करंट फ्लक्स को कैसे डिक्रीज कर सकता है? एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने अप्लाई करी, इसे मैं कहता हूं ओरिजिनल मैग्नेटिक। पहले से इस सिस्टम में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बी नॉट। अब जब यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस करंट आएगा। भाई कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस करंट आएगा जिसका डायरेक्शन हम डिसाइड कर रहे हैं। हम यही तो डिसाइड कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कॉइल में जो इंड्यूस करंट आएगा मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए। अब देखिए जब कॉइल जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। एक इंड्यूस करंट आएगा जो कोशिश करेगा कि फ्लक्स कम हो जाए। तो ये इंड्यूस करंट जो है ये भी तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये तो कहीं से आई होगी। इसको ओरिजिनल की जगह को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। लेकिन ये इंड्यूस करंट भी तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इंड्यूस करंट will generate induced magnet। मुझे बता सकते हो टोटल फ्लक्स डिक्रीज होना है तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई। फ्लक्स देखिए मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड्स है, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी चाहिए। कब डिक्रीज होगी? जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी या दोनों मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, ये बताइए। दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी आर।
होना क्या चाहिए, नेट फ्लक्स कम होना चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कब डिक्रीज होगी, वेरी गुड, सबके ऑलमोस्ट आंसर्स, जब फ्लक्स डिक्रीज हो, दैट मींस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन, in direction opposite to that of external field. Opposite to that of external field. External field के opposite direction में होगी. That means outwards. That is outwards. अब आपको ये पता चल गया कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, ये आपको पता चल गया। ये जो बी आई है, ये बी आई आउटवर्ड्स। अब करंट का डायरेक्शन चाहिए, लगाइए करंट का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, थंब रखिए आउटवर्ड्स और बताइए मुझे फिंगर आपकी कैसे कर्ल हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थंब आउटवर्ड्स रख दीजिए, फिंगर कैसे कर्ल हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर से एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है। दैट मींस आपका जो करंट होगा, इंड्यूस करंट, दैट इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। भाई आया समझ में कि जो इंड्यूस करंट होगा, दैट इंड्यूस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अगर यही बाहर जाने लगे, अगर ये कॉइल बाहर जाने, कॉइल 2, अगर ये कॉइल बाहर जा रही, मुझे बताओगे फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फ्लक्स डिक्रीज होगा। चलिए इसे जल्दी जल्दी करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज कराने की, इंक्रीज कराने की? हाँ जी, इंड्यूस करंट विल ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स, विल ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स। तो इंड्यूस करंट ये कोशिश करेगा कि आपका फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। अब मुझे बता सकती हो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? इन सेम डायरेक्शन है ना, क्योंकि अब तो इंक्रीज होना है, ऐड होनी है, जब सेम डायरेक्शन इज इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एज दैट ऑफ एक्सटर्नल, दैट इज इनवर्ड्स। तुम्हें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, तुम्हें पता चल गया कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। अब जरा राइट हैंड थंब रूल लगाइए और बताइए मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है। जरा लगाइए राइट हैंड थंब रूल और बताइए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। क्लॉकवाइज। तो जो करंट होगा, करंट इज क्लॉकवाइज। तो यहां आंसर आया था एंटी क्लॉकवाइज, और यहां आंसर आ जाएगा क्लॉक।
ना लिख लीजिए। चलिए इतना हो गया। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कॉइल है 3, जो कॉइल सिर्फ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कॉइल 3, यहां लिख देते हैं कॉइल 3 के बारे में। थर्ड कॉइल है जो ना एंटर कर रही है ना बाहर जा रही है, विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रही है। इसमें निकालिएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। ये सबका भाई देखिए, जब आप थर्ड कॉइल लोगे ना, कॉइल मूव कर रही है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल 3। जो कॉइल 3 है ये विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ही जा रही है। क्या कोई फ्लक्स में चेंज आएगा? विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो नो चेंज इन फ्लक्स। और जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रही है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, इंड्यूस करंट भी जीरो है।
ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना इंड्यूस करंट होगा। एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी ना क्वेश्चन में आपसे कहता है कि भाई बताइए कहाँ सेल बना दीजिए, या कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो वो काम कुछ आप ऐसे ही कर सकते हो। देखिए अगर यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, मुझे बताओगे सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से या सेल पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या डायरेक्शन होता है करंट का? कुछ याद है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव, गुड, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो यहाँ वो आपसे कहता है ईएमएफ बताओ कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो कहीं भी ना आप सर्किट में दो पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, एक ए मार्क कर दिया, एक बी मार्क। अब मुझे बताइए थ्रू द सर्किट, ए से बी मत बताना, थ्रू द सर्किट डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ए से बी या बी से ए? घूमकर, डायरेक्टली मत चले जाना ए से बी, सर्किट में घूमकर करंट कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, ये बता दीजिए बस आप मुझे। चलिए सब बता रहे हैं ए से बी जा रहा है। अगर ए से बी जा रहा है दैट मीन्स ए इज एट हायर पोटेंशियल और बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ईएमएफ की पोलैरिटी अगर पूछ ले तो ऐसे कहीं भी दो पॉइंट्स मार्क कर दो, और तुमने जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लिया है वहां से डिसाइड कर लो कि करंट कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है। उस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट से आप पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ डिसाइड, इतना लिख लीजिए और फिर आगे बताइए। इतना हो गया? चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं, सैटरडे सुबह 9 बजे क्लास है, 9 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे सुबह क्लास